गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। तो कल आप लोगों ने, मैंने आपको कल एक वीडियो, आप में शायद आप में से नंदिनी और नैना नहीं आए थे, तो कल की क्लास का वीडियो आप लोगों ने देख लिया था? यस सर, देखिए 15 मिनट्स का रह गया थोड़ा सा। ठीक है। और ट्रेडिंग प्रोसीजर वाला जो दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था वो भी देख लिया आप लोगों ने? ट्रेडिंग प्रोसीजर वाला जो मैंने एक और वीडियो बोला था वो भी देख लिया? सर अभी ट्रेडिंग प्रोसीजर वाला नहीं देखा, कल की क्लास और की वीडियो नंदिनी पूरी आपने देखा? नंदिनी आपने नो सर। नहीं देखा? नो सर। नहीं बेटा, वो तो देखना है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक मैं आपको क्लास में नहीं करवा रहा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है ना अभी एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो वो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, बहुत अच्छा, पूरा डिटेल्ड में है। भूमिका ने देखा, उसको समझ भी आया है, तो आप उसको आज ही देखो, आज ही देखना है वो आपको। ठीक है, उसको आज देख के, आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरी क्लास में आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वो टॉपिक आज ही देखो। अगर कोई भी डाउट आता है आपको उस टॉपिक में से, तो मैं कल, आप जो भी मतलब कल या परसों में एक क्लास रख के आपको उसका वो करा दूंगा। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर्स चैप्टर में से, तो उसको इग्नोर नहीं करना। भूमिका ने देखा वीडियो, उसको समझ आ गया है, तो आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आर्यन आपने देखा? अब वानी आपने? सर अभी नहीं देखा सर। बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसको मत मिस करना, वो देखिए जरूर। और वानी आपने नहीं देखा ना? चलिए, आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज के बाद, आज की क्लास के बाद ही अगर टाइम मिले तो आज अभी देख लेना, अदरवाइज शाम तक इस टॉपिक को पक्का देखना, मैंने ऐप पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए आज हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं, सेबी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये किस चीज का नाम है, क्या भला क्या है ये? तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं सर आप बेटा, पे वो आज जो बैच हम कोड टॉपिक मांग करने रहा जा है। रहे हैं, ये जो टॉपिक है, ये ना रटने वाला टॉपिक है, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बिजनेस स्टडीज में बहुत कम ऐसे टॉपिक्स है जहां मैं बोलता हूँ कि ये तो रटना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब कम है, हेडिंग्स नहीं है, तो आपको ऐसे कोई स्लैंग्स नहीं दे सकता मैं आपको, तो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारा रटना वाला पार्ट जो है, हमारे को उसको जल्दी से याद भी करने वाला जो पार्ट है, वो भी आसानी से हो जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको सेबी को समझाऊंगा। मैं आपको कोशिश नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे याद करो, क्योंकि याद नहीं हो सकता, वो आपको आराम से बैठ के ही याद होएगा। मैं आपको समझाऊंगा कि सेबी क्या है, उसको क्यों लाया गया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके फंक्शंस क्या थे, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हुई। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम समझते हैं कि सेबी है क्या। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट, अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो उसमें भी आपको ये समझ आ जाएगा, उसमें भी इसमें मैंने इसके बारे में बात की थी। इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे देश के जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें सबसे पावरफुल बॉडी जो बनाई गई है, सबसे पावरफुल बॉडी जो बनाई गई है, वो है हमारी सेबी। सेबी के पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि ये स्टॉक ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को, डिपॉजिटरीज को, सबको प्रोसिक्यूट कर सकती है। प्रोसिक्यूट मतलब जेल में डाल सकती है, अगर इसको लगे कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है। अब ये क्वेश्चन उठता है, चलो ये पावर्स तो सर सेबी को मिल गई, अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसको बनाया ही क्यों गया था, क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें इसको बनाना पड़ा? तो बच्चों, लेट 80s एंड अर्ली 90s, लेट 80s एंड अर्ली 90s की अगर हम बात करें, 85, 86, 87 की, तो हमारा जो स्टॉक मार्केट थी, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज थी, हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम था, उसमें बहुत तरीके की डेवलपमेंट्स हुई, बहुत तरीके की डेवलपमेंट्स हुई। वो बहुत ऊपर बढ़ा, नीचे भी उतनी जल्दी आया, क्योंकि पता चला कि कंपनीज बहुत तरीके के फ्रॉड्स कर रही है, बहुत सी तरीके की फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत तरीके के गलत काम हो रहे हैं। इससे हुआ क्या, इससे जो इन्वेस्टर था, जैसे आप और मेरे जैसे लोग, आप तो नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन मेरे जैसे लोग जो थे, हम जो इन्वेस्टर्स थे, उन लोगों का विश्वास इस मार्केट से उठ रहा था, वो इस मार्केट से डरने लग गए थे।
तो सब लोग क्या करने लग गए थे, अपने सरप्लस मनी को वो क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उसको हम अपने बैंकों में डाल दे बजाय स्टॉक मार्केट के, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, स्टॉक मार्केट में कोई भी मतलब वो नहीं था, कुछ भी किसी भी चीज पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। तो जब ऐसा लगने लगा कि कंपनीज तो धोखे पे धोखे किए जा रही है, कंपनीज तो हर चीज में फ्रॉड कर रही है, तो इंसान क्या सोचता था, चलो यार मेरे पास जितना भी पैसा है मैं उसको बैंक में डाल देता हूँ, 5, 6, 7% जो भी रिटर्न मिलेगी वो तो मिलेगी, कम से कम मेरा पैसा तो बच जाएगा। तो इसको देखते हुए हमारी स्टॉक मार्केट डूबने लग गई, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डूबने लग गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझ में आ गया कि अगर हम वापस लोगों का ट्रस्ट बनाना चाहते हैं इस सिस्टम पे, अगर हम चाहते हैं कि लोग वापस से इक्विटी मार्केट में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करें, तो हमें कुछ ना कुछ पावरफुल बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेगी। और जब कोई बॉडी इंडिपेंडेंटली काम करती है तो क्या होता है, सबसे पहले तो कोई उसका मतलब वो बायस नहीं रहती, फिर वो सबके लिए एक ही लॉ को लेके आएगी। तो सेबी को 1988 में लाया गया, लेकिन 1988 में इसको ट्रायल पे लाया गया। ट्रायल पे लाने का क्या मतलब था, इसको उतनी पावर्स नहीं दी गई, इसको बोला गया सेबी एक बॉडी बनाई गई और देखा, ये बोला गया कि आप अपना काम करो, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, कुछ पावर्स थी, और हम देखेंगे कि सेबी के बनने के बाद क्या हमारी कंपनीज जो क्राइम, वो जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कर रही है, जो फ्रॉड्स कर रही है, क्या उसमें कुछ कमी आ रही है, क्या इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वापस जनरेट होना शुरू हुआ और हमारे फ्रॉड्स में कमी आई, तो फिर इसको हम और पावर्स देंगे। तो 1988 में इसको लॉन्च किया गया, मतलब इसको लाया गया, और 4 साल बाद 1992 में 4 साल बाद 1992 में इसको ऑफिशियली से रिकॉग्नाइज किया, इसको ऑफिशियली पावर्स दी गई बाय मेकिंग द सेबी एक्ट। तो सेबी एक्ट निकाला गया 1992 में, और 1992 में इसको सारी पावर्स दे दी गई, इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बना दी थी, क्योंकि इसके आने के बाद ये देखा गया था कि जो हमारे फ्रॉड्स है वो सब कम हो गए थे, तो इसलिए इसको 1992 में फिर हमने ऑफिशियल कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसको लाने की नीड क्या पड़ी थी, इसको लाने की नीड क्या पड़ी। तो अगर हम यहां देखें बच्चों, इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में 3 लोग हैं, इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में 3 लोग हैं। देखिए सबसे पहले तो है यहाँ पे कंपनीज, सबसे पहले तो कंपनीज है जिनको पैसा रेज करना है, फिर है आप और मैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है, हाउस होल्ड्स, और फिर आते हैं बीच में कौन है, हम दोनों के बीच में लिंक कौन है, स्टॉक ब्रोकर्स। तो सेबी जब आई तो वो तीनों के लिए एक कुछ लेके आई। वो तीनों ग्रुप्स जो कि फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है, ये सब तीनों ग्रुप्स एक फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। तो जब सेबी को लॉन्च किया गया तो वो तीनों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई थी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट किया। पहले बात करते हैं कंपनीज की। तो कंपनीज के लिए सेबी ने क्या दिया, कंपनीज के लिए सेबी ने क्या किया। देखो कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज चाहती है कि जब वो फ्रॉड क्यों करती है, एक बात बताओ, मैं ऐसे समझता आता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे इंडिया से बाहर जाना, ठीक है, और मैं वीजा के लिए बहुत सारे पेपर्स मांग रहे हैं, वो मेरे को बाहर जाके काम करना है, मेरे को कोई गलत काम नहीं करना, मेरे को बाहर जाके अच्छा काम करना है। अब क्या हो रहा है, जो बाहर की एम्बेसी है वो बहुत सारे पेपर्स मांगे जा रही है। अब मैं जब भी जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन लेके, वो रिजेक्ट कर देते हैं, आज ये पेपर नहीं है, आज ये पेपर नहीं है, आज ये पेपर नहीं है, आज ये पेपर नहीं है। अब मेरा तो टाइम निकले जा रहा है ना, मुझे तो बाहर जाना है, मुझे पता है मैं कोई गलत काम करूंगा नहीं बाहर जाके, तो मैं क्या करूंगा, अब या तो मैं नकली पेपर बनाने शुरू कर दूंगा, या फिर मैं दूसरा क्या करूंगा, मैं कोई गलत रूट ले लूंगा, मैं एजेंट के थ्रू चला जाऊंगा कि भैया मुझे जाना है, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, मैं तो जाऊंगा, चाहे मैं नकली पेपर बनाने लग जाऊं या मैं गलत रूट ले लूं, तो मतलब क्या होगा, मैं फ्रॉड करने लग जाऊंगा। लेकिन मेरे को फ्रॉड करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हो, क्योंकि आप लोग मुझे इतना वो करके रख रहे हो, मतलब बांध के रख रहे हो कि आज ये कमी है, आज वो कमी, आज ये कमी, आज वो कमी, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो मजबूरन मुझे 2-4 नकली पेपर लगाने पड़े जिससे मेरे को वो परमिशन मिल जाए। अब सेबी ने क्या किया, सेबी ने आके ये रिक्वायरमेंट कम कर दी। सेबी ने कहा
कि जो भी कंपनी पैसा रेस करना चाहती है, जो भी कंपनी पैसा रेस करना चाहती है, उनको इतने पेपर्स लगाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई इतने पेपर्स की जरूरत नहीं है। उनसे 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी, वो 2-3 रिक्वायरमेंट्स तुम फुलफिल कर दो, तुम्हारे को हम पब्लिक ऑफर जो हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस, ईआईपीओस, वो लाने देंगे। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को वो एम्बेसी वाले कह रहे हैं सर हमें सिर्फ आपसे 2 पेपर चाहिए, ये 2 पेपर आप ठीक से हमारे को शो कर दो, हम आपको अभी वीजा दे देंगे, और मान लो मेरे पास वो पेपर है, तो मैं क्यों फ्रॉड करूंगा? मैं तो आराम से दिखाऊंगा, ये देखो सर ये पेपर ये रहा, ये पेपर ये रहा, मुझे वीजा दे दीजिए। तो जब अगर कंपनीज को ये लगा कि उनको 2 पेपर्स पे ही सारा का सारा आईपीओ लॉन्च करने का, ईआईपीओ लॉन्च करने की परमिशन मिल जाएगी, तो वो फ्रॉड क्यों करेंगे? तो सबसे पहले तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती थी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कंपनीज के बिहाफ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, उन रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया। तो अब बेटा अब नंदिनी हमारे साथ शेयर करेगी कुछ ऐसी बात जो बहुत ही देर से चल रही है और जब से खुशी खुशी हंसे जा रही है। तो अच्छी बात है, हमें भी हंसना है, बताओ क्या बात है। तो अब आगे की क्लास नंदिनी लेगी, क्योंकि उसकी हंसी रुकी नहीं रही है, मैं बड़ी देर से देखा हूं, मेरे को भी हंसी आ रही है। बेटा कोई बात है हमारे साथ शेयर करना चाहती? पानी पियो, आप पानी ले लो, थोड़ा सांस लो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा अलोम विलोम करो आराम से। ऑल ओके? कोई जोक चल रहा है तो हमारे साथ शेयर कर लो प्लीज। कुछ नहीं, हाँ कुछ ठीक नहीं। है ना, हो गया सही? दवाई नहीं ली थी क्या सुबह उठ के आपने? चलो कोई अच्छी बात है, हंसना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया, सेबी ने सबसे पहले कंपनीज को बोला कि आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो कम कर दी, और इससे कंपनीज को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। कंपनीज को अब अपने पेपर वर्क उनका कम हो गया। तो सबसे पहला तो ये फायदा हुआ कंपनीज का। अब बात करते हैं इनकी, इन्वेस्टर्स की, आप और मैं। अब एक बात बताओ, एज एन इन्वेस्टर, आप और मैं अगर हम इन्वेस्टर है, हम कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चीज की जरूरत है? हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और अगर इंफॉर्मेशन, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हमें ऑनलाइन मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी मतलब वो मिसलीडिंग है, पता नहीं उसमें कितना सच है कितना झूठ है। तो अगर सेबी मुझे ये बोले कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी कंपनीज के बारे में, और वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, बिल्कुल चेक्ड है, वैलिडेटेड है, तो मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। मैं उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के अपना डिसीजन ले लूंगा कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हम एज एन इन्वेस्टर, मुझे जरूरत है सिर्फ एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जहां पे मुझे कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, और मेरे को वो इंफॉर्मेशन सही मिल सके। मतलब ऐसा ना हो कि वो इंफॉर्मेशन सारी मतलब मिसलीडिंग है, झूठी है, ऐसा ना हो। तो अगर कोई ये जिम्मेदारी ले ले कि हम आपको जो इंफॉर्मेशन देंगे वो एश्योर्ड है, वो वैलिडेटेड है, वो चेक्ड है, वो आपकी ऑडिटेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो अपने डिसीजन को लेने के लिए कि किस कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने चाहिए, किसके नहीं। तो मेरे को तो बस यही चाहिए। तो मेरे लिए क्या किया सेबी ने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जो कि ऑथेंटिकेटेड होती थी। ऑथेंटिकेटेड मतलब वैलिडेटेड होती थी। सेबी चेक करता है सारे फैक्ट्स जो कंपनीज देती है प्रोस्पेक्टस में, और अगर उसको लगता है कि ये सारे फैक्ट्स ठीक है, तभी वो प्रोस्पेक्टस को आगे पब्लिक तक ले जाने की परमिशन देती है। अगर सेबी को लगता है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन है प्रोस्पेक्टस में, अगर सेबी को लगता है कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन है प्रोस्पेक्टस में, तो वो उसको वहीं पे रोक देती है। तो हमारे को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो करेक्ट मिलती है। मेरे को ये फायदा मिला। अब आगे चलते हैं, ब्रोकर्स के लिए क्या फायदा था। तो एक बात बताओ, ब्रोकर एक तरीके से इंटरमीडियरी है। अब ब्रोकर्स इंटरमीडियरी है, तो ब्रोकर्स को सेबी क्या करती है, सेबी ब्रोकर्स को बहुत सी तरीके की ट्रेनिंग्स देती है, बहुत सी तरीके की ट्रेनिंग्स देती है, जिससे इन ब्रोकर्स की डेवलपमेंट हो और ये अच्छी सर्विसेज दे सके कंपनीज को और भी इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे है। ये इनसे भी जुड़े हुए, ये इनसे भी जुड़े हुए। तो सेबी इनके टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेंट बने, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल बने, अच्छी सर्विसेज दे सके कंपनीज को, अच्छी सर्विसेज दे सके इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस ग्रो हो सके। और मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। एक बात बताओ, हमें पता है कि जीमेल जो है, जो जीमेल है, जीमेल वगैरह पे आप अपना अकाउंट जब खोलते हो तो हम सबको 1-1 जीबी की वो स्पेस दे देते हैं कि आपका ये वर्चुअल वो है स्पेस है, आप इसमें अपनी ईमेल रख सकते हो 1-1 जीबी की।
अब जीमेल इतनी अच्छी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज अपने अपने कस्टमर्स को क्यों दे पाता है? क्योंकि कोई जीमेल के लिए सॉफ्टवेयर्स बना रहा है, कोई जीमेल के लिए हार्डवेयर बना रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, IBM हो गया और भी बड़ी बड़ी कंपनीज जीमेल के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तैयार करे, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं जिनको यूज करके वो आगे सर्विसेज दे पाते हैं। तो वैसे ही सेबी भी स्टॉक ब्रोकर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके स्टॉक ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को, स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट तो कंपनीज भी हो गई, इन्वेस्टर्स भी हो गए, अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज दे सके। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ बेटा। आज की डेट में हर टीचर, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, चाहे वो ट्यूशन के टीचर हो, चाहे वो कहीं के भी हो, वो उनका बिजनेस चल रहा है सिर्फ 2-3 ऐप से। या तो कोई जूम पे क्लासेस ले रहा है, कोई गूगल पे ले रहा है और कोई व्हाट्सएप पे ले रहा है। अब एक बात बताओ, हम आपको इतनी अच्छी क्लासेस क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि जूम वाले हमारे को एक अच्छा एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं। जब जूम नया नया लॉन्च हुआ था तब इसमें बड़ी दिक्कतें थी। जब हमने मार्च अप्रैल में क्लासेस ली थी तब क्लासेस इतनी फ्लुएंटली नहीं होती थी, क्योंकि दिक्कत थी, जूम बार बार अटकता रहता था, कोई और दिक्कत थी, कोई कुछ था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का बिजनेस, अब हम अच्छे से क्लासेस ले पा रहे हैं और ज्यादा लोग बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जूम वाले जो है कंपनी है, वो हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके मैं आगे अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे रहा हूँ। तो वैसे ही जो सेबी है वो स्टॉक ब्रोकर्स को इतना अच्छा सिस्टम बना के देते हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके वो अपने क्लाइंट्स, कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को, दोनों को अच्छी सर्विसेज दे पाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सेबी को लाने की नीड क्या पड़ी, सेबी को लाया ही क्यों गया। तो हमें समझ आया कि सेबी को 3 लोगों के लिए लाया गया था। सबसे पहले कंपनीज, दूसरे इन्वेस्टर्स और तीसरे वो ब्रोकर्स जो इन दोनों को लिंक करते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों? पहले आइए इतना रीड करते हैं नोट्स में से, फिर आगे 2 क्वेश्चन और करने हैं हमें सेबी के बारे में। पहले इतना रीड करते हैं। आइए, कम टू पेज नंबर 10.12। तो आइए, सेबी was established by the government of India on 12th April 1988. सेबी was given a statutory status, मतलब उसको लीगल स्टेटस मिला गया on 30 जनवरी 1992 by an act। बच्चों दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। Reasons for establishment of SEBI: the capital market has witnessed a tremendous growth during 1980s। तो 1980s में वो बहुत ऊपर गई। This led to variety of malpractices, unofficial, जैसे कि बेटा मैं आपको सारे समझाने की कोशिश करूंगा। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट तो आपको समझ आ गया कि कुछ पर्सनली जाके लोगों को शेयर्स दे दो। अनऑफिशियल का मतलब क्या हो गया कि आपने कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मतलब आपने जो कंपनीज, सेबी वगैरह, सॉरी उससे पहले जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता था, जिसको आप बताना होता है कि कौन सी शेयर्स किसके पास है। एक हमारी जो कंपनीज होती है, जितनी भी कंपनीज होती है, उनकी एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो हर कंपनी की डिटेल उसमें होती है। तो कंपनीज ने पहले क्या किया, ऐसे शेयर्स बांटने शुरू कर दिए प्राइवेटली लोगों को, विदाउट इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट। दूसरा क्या हुआ, प्राइस रैगिंग। प्राइस रैगिंग को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। प्राइस रैगिंग क्या होता है बच्चों? ये हमारे मुकेश अंबानी साहब ने किया था, मतलब धीरूभाई अंबानी जो मुकेश अंबानी के फादर थे, उन्होंने ये चीज की। यहां देखिए, प्राइस रैगिंग का मतलब क्या हुआ, धीरूभाई अंबानी सर की एक कंपनी थी जिसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके शेयर निकाले रिलायंस ने, मान लीजिए 100 रुपए का। और क्या किया रिलायंस ने, बहुत सारी बोगस कंपनियां खोल दी। बोगस मतलब फेक कंपनीज है नहीं, बस पेपर पे खोल दी ऐसी, XYZ, ABC, PQR, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सब कंपनी से, इन सब कंपनी से क्या किया, खुद के पैसों से अपने खुद के ही शेयर खरीदते गए। खुद के पैसों से अपने ही शेयर खरीदते गए। इससे क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर क्या हो गए, बढ़ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स बढ़ गए। और क्या हुआ,
कि पब्लिक को लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और पब्लिक ने फिर उनके शेयर्स को हाई प्राइस पे लेना शुरू कर दिया, उनके शेयर्स को हजार रुपए का शेयर लेना शुरू कर दिया, जबकि वो 100 रुपए के ही थे। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ देखिए बच्चों, जैसे मार्च में कोरोना शुरू हुआ हमारे मतलब इंडिया में, क्या हुआ कि सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई। तो यहाँ देखिएगा, मान लो मेरी केमिस्ट शॉप है, तो मैंने अपनी शॉप पे क्या किया, सैनिटाइजर्स रखे बहुत सारे, और क्या किया कि अपने ही घर के लोगों को बाहर खड़ा कर दिया, बोला तुम बस आके सैनिटाइजर लेते रहना, पैसे मेरे ही पैसे है, मैंने खुद पैसे दे दिए 100 रुपए के, 100 रुपए दे दिए और सबको कहा कि तुम बस सैनिटाइजर्स लेते रहना मेरे साथ। तो क्या हुआ, सब लोग सैनिटाइजर्स में से लिए जा रहे, मेरा ही पैसा मेरे को दिए जा रहे। हुआ क्या, पीछे से वो जाके मेरी ही स्टोर में सैनिटाइजर्स रखते। अब हुआ क्या, अब बात जब सबने देखा ये क्या हो रहा है, तो बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी सैनिटाइजर की, तो फिर मेरे पास आई भूमिका कि सर मुझे भी दे दो एक सैनिटाइजर। मैंने कहा अब तो खत्म हो, मैंने कहा अब तो खत्म होगा। कहती नहीं सर प्लीज दे दो, मेरे को तो चाहिए सैनिटाइजर। मैंने कहा दे तो दूंगा लेकिन 500 रुपए का लगेगा। कहती सर कोई नहीं, आप 500 के दे दो, मेरे को दे दो। वो मेरे से 100 रुपए की चीज 500 की ले गई। ऐसी नैना आई, नैना ने भी कहा कि सर, मैंने कहा अब तो है ही नहीं, खत्म ही हो गए, बिल्कुल ही खत्म हो गए। कहती नहीं सर जो पैसे ले लो, आप मुझे एक सैनिटाइजर की बोतल दे दो। तो मैंने 100 रुपए की बोतल उसको 600 की दे दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी चीज का प्राइस इन्फ्लेट कर दिया। कैसे, मतलब उसकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके। तो अपने रिगिंग का मतलब होता है किसी चीज को मैनिपुलेट करना। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या हो गया, प्राइस को मैनिपुलेट किया। और ये इंडिया में किया था मुकेश अंबानी जो है, उनके जो फादर थे, जो धीरू भाई अंबानी जी थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने इस चीज को अपनी कंपनी के शेयर्स के लिए किया था। इसके लिए उनके बड़े सारे वो पेनल्टी भी लगी थी, ये सब हुआ था, लेकिन वो इस चीज को करते अपने टाइम पे, 80s की बात अगर हम करें। तो प्राइस रिगिंग इलीगल है। आप अपनी चीज को इन्फ्लेट कर, अब ये तो ऐसे देख लो, जैसे मान लो मेरी क्लासेस है। अब क्या हुआ, मैंने अपनी क्लासेस में अपने घर दोस्तों को बोल दिया, अपने पुराने बच्चों को बोल दिया, तुम आके ना एक दिन क्लास में बैठ जाना बस, ठीक है, ऐसी डमी बन के बैठ जाना और ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना। उसको देख के क्या हुआ, और बच्चे आए मेरे पास, तो मैंने कहा नहीं अब तो बैच फुल हो गए, अब तो सारे बैचेस फुल है, अब मैं किसी को नहीं ले रहा। तो एक बच्चा आया मेरे पास और कहने लगे नहीं सर मुझे आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है, मुझे आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है। मैंने कहा मेरे पास तो जगह ही नहीं है, मैं तो बैच पूरा फुल हो चुका है, ठीक है ना, अब किसी को क्या पता। तो फिर क्या हुआ, उसने कहा नहीं सर कुछ भी ले लो, आप में से कोई भी अमाउंट ले लो। तो मैंने उसको कहा ठीक है फिर आप 50,000 रुपए जमा करा दो। तो मैंने अपनी फीस को इन्फ्लेट कर दिया जस्ट बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल डिमांड, आर्टिफिशियल उसकी नीड क्रिएट कर। तो दैट इज प्राइस रिगिंग। आगे बढ़ते हैं, अनऑफिशियल प्रीमियम। तो जैसे प्रीमियम आपने पढ़ा ही होगा अपने कंपनी चैप्टर में, प्रीमियम कितने शेयर्स पे कितना प्रीमियम हम ले सकते हैं, उस पे एक लिमिट होती है कंपनीज एक्ट की, वो लिमिट भी नहीं कोई फॉलो करता था। अच्छा, नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के कोई भी लॉ को फॉलो ही नहीं करती थी, वायलेशन करती रहती थी रूल्स एंड रेगुलेशंस का। तो ये सब करते थे, कंपनीज करती थी, ब्रोकर्स करते थे, एक्सेट्रा। दीज malpractices and unfair trading practices had eroded the investor confidence and multiplied their grievances। तो इनसे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर था उनका कॉन्फिडेंस तो खत्म हो गया, इरोड मतलब खत्म हो गया, और उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो मल्टीप्लाई होती चली गई। तो उसके बाद therefore गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सेबी। सेबी का पर्पस क्या था, द बेसिक पर्पस ऑफ सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। बेटा हाँ, ये जो लाइन है ना बेसिक पर्पस वाली, इसको हाईलाइट करिए या इसको बॉक्स में डालिए। द बेसिक पर्पस ऑफ द सेबी इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बेसिक पर्पस क्या था, उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखिए 3 डेट्स है, फर्स्ट इन्वेस्टर्स, इंटरमीडिएट्स। तो बेटा एक बार डायग्राम जो मैंने इससे पहले बनाया था ना, एक बार वो डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया था ना, यहाँ पे कंपनीज, इशुअर्स, यहाँ पे बनाइए कंपनीज, इशुअर्स, हाउसहोल्ड्स, इन्वेस्टर्स और यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स, इंटरमीडिएट्स।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। To the issuers, it provided a marketplace in which they can confidently raise finance. Underline करिए, confidently raise finance in an easy, fair and efficient manner. Underline करिए, easy, fair and efficient manner. To the investors, it provided protection of their rights. Underline करिए, protection of their rights and interests through adequate, accurate and authentic information. And to the intermediaries, it offers competitive and professionalized in market with adequate infrastructure so that they are able to render better services to their clients or to their investors and issuers. तो दोनों को ही अच्छी सर्विसेज वो देगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या थे। बच्चों सबसे पहला जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसको हाईलाइट करिए। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अगर आपका कभी भी सेबी का क्वेश्चन आता है तो आप इसको अलग से कहीं बड़ा बड़ा बॉक्स में लिख के आइए, साइड में एक ऐसे बॉक्स बना दीजिए। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ चल रहा है और यहाँ पे आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिख दिया तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और उसका मतलब आपने अपना अपना सारा कंटेंट भी लिख दिया। तो आप ऐसा नहीं है कि हर चीज आपको ऐसे ही लिखनी होती है पेपर में, कुछ चीजें साइड में भी, नीचे भी, बॉक्स वगैरह में भी बना के आपको लिखनी होती है। The overall objective of SEBI is to protect the interest of, highlight करिए इस पूरी लाइन को, and to promote the development and regulate the securities market. तो तीन चीजें बेटा इसमें तीन चीजों के बारे में बात हो रही है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और इस मार्केट को प्रमोट भी करना और डेवलप भी करना है। मतलब एक तो डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वो प्रमोट भी हो, लोग इस मार्केट में आए। तो ये तीन चीजें हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये ऑब्जेक्टिव आप अलग से कहीं पे लिख के आएंगे पेपर में, जिससे एक इम्पैक्ट पड़े आपका आगे सामने मतलब वो दिखने को मिले। अब देखते हैं कि इनके चार ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहले सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला तो हेडिंग क्या है कि टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेट का क्या मतलब होता है? भूमि का रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। कंट्रोल करना। तो कोई भी इसमें कोई गलत काम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, सबसे पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन्वेस्टर्स के राइट्स को बचाना, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, ये देखना कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ठीक मिल रही है कि नहीं। तीसरा ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। तो जो हमने ऊपर नाम पढ़े थे ना, ये मैल प्रैक्टिसेस, प्राइस रिगिंग, इनको मैल प्रैक्टिसेस कहते हैं। बेटा मैल प्रैक्टिसेस का देखो, अगर मैं हिंदी में बोलूं, मैल मतलब क्या होता है? गंदगी। तो मैल प्रैक्टिसेस मतलब गंदी प्रैक्टिसेस। यस और नो? ठीक है ना? तो गलत काम जो कर रही है कंपनीज वो ना हो, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिंग मतलब शेयर्स ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस। एंड लास्टली क्या कहता है? टू डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब क्या हुआ कि एक रूल्स बनाए जाए कि अगर किसी ने, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कह रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात, दिल्ली मेट्रो में थूकना, स्पिट करना मना है, ये तो ठीक है, ये तो रेगुलेशन हो गया। लेकिन इसके बाद भी कोई लोग मान लो थूकता हुआ मिला, तो क्या हम बस उसको ये बोल सकते कि भाई अगली बार से मत करियो? ठीक है। लेकिन अगर मैं कोड बना दूं कि एनी पर्सन फाउंड स्पिटिंग इन दिल्ली मेट्रो विल बी फाइंड 500, तो अगर कोई पर्सन मिला तो मैं उसके ऊपर सजा, मतलब उसको 500 रुपए का चालान कर सकता हूं। जैसे ऐसे देख लो कि अभी कोरोना के टाइम पे घर से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलना है, ये तो हो गया रेगुलेशन, उन्होंने बोल दिया, पुलिस ने बोल दिया कि कोई ना निकले। लेकिन जब कोड ऑफ कंडक्ट बन जाएगा कि एनीबडी फाउंड विदाउट अ मास्क इन अ पब्लिक प्लेस कैन बी फाइंड 1000 रुपीज ऑन द स्पॉट बाय द पुलिस ऑफिशियल, तो लोगों में डर आएगा ना कि यार हमारा चालान कट जाएगा। तो रेगुलेशन एक चीज होती है, लेकिन जब उसका कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है ना, तो फिर वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाएंगे। तो सेबी ने एक्ट बनाया है और उसको बोला है कि अगर कंपनीज ने कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रिंट की तो कंपनीज के साथ ये सजा है, अगर ब्रोकर्स ने ये गलत काम किया तो ये सजा है। तो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है कि ये इस सजा की ये पनिशमेंट की पनिशमेंट है, इस फ्रॉड का ये पनिशमेंट है, इस क्राइम का ये पनिशमेंट है। तो उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो बेटा इसका स्लैंग तो देखो छोटा सा, ये पी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ज्यादा कुछ है ही नहीं, 2 पी है 2 आर है, तो पी स्क्वायर आर स्क्वायर, कुछ ऐसा ज्यादा मतलब ऐसा से बनाना कुछ। आइए एक बार इन सब चारों को डिटेल में बात करते हैं, रीड करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट कहता है टू रेगुलेट स्टॉक। बेटा नेक्स्ट पेज पे जब आप आओगे ना 10.13 में एक छोटी सी गलती हो गई है, वहां पे ना एक बुलेट मतलब सीरियल नंबर गलत हो गए। तो पहले वाला जो टू रेगुलेट है वो 1 है, 2 3 4 ये चारों की एक्सप्लेनेशन है, गलती से सीरियल नंबर बुलेट गलत हो गया 1 2 3 4। तो आइए पहले की डिटेल पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन लिखी हुई है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपने हेडिंग याद कर ली तो एक तरीके से मान लीजिए आपको डिटेल में याद हो गया। टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। तो सबसे पहला तो जैसे भूमिका ने कहा कि कंट्रोल रखना इस मार्केट के ऊपर जिससे कि ऑर्डरली काम चलता रहे, कोई भी फ्रॉड ना। सेकंड उन्होंने कहा टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। और देखो बच्चों यहां देखना, देखो इन्वेस्टर्स एक तो है आप और मैं, ठीक है, एक हो गई बड़ी बड़ी कंपनीज भी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, एक हो गए फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग इस कंपनी हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन, वल्नरेबल मतलब होता है ना सबसे ज्यादा वीक पोजीशन किसकी है? देखो अगर मैं किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा स्टडी करके इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं कोई कंपनी हूं तब भी मैं अच्छे से अपने पैसे को लगाऊंगा। सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, क्योंकि हमें क्या है, हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं टीच कर रहा हूं, थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचे, सेविंग्स हुई, तो किसी ने मुझे कहा स्टॉक मार्केट में लगा दो, पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैंने बिना कुछ स्टडी करे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, बिना ये देखे कि जिस शेयर में मैं पैसा लगा रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो वर्थ इन्वेस्टमेंट है भी कि नहीं, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो सबसे ज्यादा वीक पोजीशन हम लोगों की है। ऐसे देखो इसको, कोरोना के टाइम में जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था, कंप्लीट लॉकडाउन, उसमें सब लोगों को दिक्कत आई थी, आपको भी आई थी, मुझे भी आई थी, हमसे ज्यादा बड़े लोगों को भी आई थी, हमसे ज्यादा छोटे लोगों को भी आई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने वो राशन वगैरह देना जो था वो किसको दिया? हमें और आपको थोड़ा ना राशन दिया था फ्री में, वो राशन किसको दिया? वो दिया था पुअर पीपल को, जिनके पास सोर्सेज नहीं है कि वो जाके बाहर से या जाके मतलब कहीं से अपना बिना काम के वो राशन को ला सके। तो वैसे ही आपके और मेरे पास सोर्सेज नहीं है कि हम कंपनीज को इवेल्युएट कर सके, हम ये देख सके कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, कौन सी में नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरी कंपनीज में पैसा लगाने से पहले अपनी पूरी स्टडी कर सकती है, वो लोगों को रख सकती है स्टडी करने के लिए। बाहर के लोग इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो लोगों को रख सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। लेकिन आप और मेरे जैसे छोटे लोग, मान लो मेरे पास लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज है, अब मैं 1 लाख रुपीज को इन्वेस्ट करना है, तो मैं पहले किसी को रख के थोड़ा ना बोलूंगा कि पहले तू मुझे 10-20 हजार रुपए तू ले ले, पहले तू मुझे बता कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो हम लोग बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना वो डेलिकेट लोग हैं, तो हम लोगों के सबसे ज्यादा हमारे लोगों की ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करनी चाहिए। तो आइए सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल मतलब आप हो गए, मैं हो गए, ये सब। एंड टू गाइड देम एंड टू एजुकेट देम, कि उनको एजुकेट किया जाए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तीसरा, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस एंड टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन, बच्चों दो टर्म्स को अंडरलाइन करना, सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। देखो बच्चों, इंडिया में हम लोग गलत काम करने से पहले क्यों नहीं सोचते? दो मतलब वजह क्या है उसकी, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है पहली बात तो पकड़े नहीं जाएंगे, पहली बात तो पकड़े नहीं जाएंगे, कुछ गलत काम किया, और मान लो चलो पकड़े भी गए, अगर पकड़े गए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें मतलब हम उसको थोड़ी रिश्वत देके निकल जाए, तो इसलिए हमें लगता है कि हमारे साथ हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप किसी गलत चीज को रोकना चाहते हो तो पहली बात तो है कि अच्छा हम रेड लाइट पे क्यों नहीं रुकते, 100 रुपए का चलान है, चलान हो भी गया तो 100 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट करना है। पहले तो सबसे पहले जो कोई भी गलती की पनिशमेंट स्ट्रिक्ट करनी है, और उसके बाद भी अगर कोई गलती करता है तो उसको इतनी स्ट्रिक्टली पनिश करो कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कोई और गलती ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बंदा रेड लाइट को, पहले तो रेड लाइट स्किप करने की 500-600 रुपए की पनिशमेंट मतलब वो चलान बनाओ, और मान लो कोई रेड लाइट जंप करता है तो एक एग्जाम्पल सेट करो कि उसका चलान काटा आपने, जिससे कि और लोग जो पीछे से आ रहे हैं वो लोग क्या हो जाए, अपने आप सुधर जाए कि भैया ये तो बंदा रिश्वत नहीं लेगा तो चलान काटेगा। तो दो चीजें होती है, जब ऐसा होने लग जाएगा तो क्या होगा, तब जाके हम लोगों में खुद एक वो आएगी, बैलेंस आएगा कि हम खुद ही रुकेंगे रेड लाइट पे। तो दो चीजें होती है, एक होती है सेल्फ रेगुलेशन, कि आप लॉ को इतना स्ट्रिक्ट कर दो, आप लॉ को इतना स्ट्रिक्ट कर दो कि लोग डरे उस लॉ को तोड़ने से पहले,
और मान लो अगर कोई उसके बाद भी लॉ को तोड़ता है तो उसको इतनी कड़ी सजा दो, उसको इतनी ज्यादा सजा दो कि और लोग डरे उसकी सजा को देख के। तो सेल्फ रेगुलेशन एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि लॉ को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतनी ज्यादा पनिशमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दो कि कंपनीज डरे कोई भी गलत काम करने से पहले। और मान लो उसके बाद भी कोई कंपनी अपने आप को बहुत समझती है कि नहीं मैं क्राइम कर भी लूंगी, मैं गलत कर भी दूंगी और कोई मेरे को पकड़ नहीं पाएगा, तो उस कंपनी के साथ इतना गंदा बर्ताव करो, उसको इतनी 3rd डिग्री की वो दो पनिशमेंट दो कि और कंपनीज उसको देख के डरे कि यार ये चीज हो रही है तो हम आगे से ऐसा क्राइम नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में क्यों नहीं किसी चीज, जब मतलब जैसे कोई रेप होता है या कुछ भी होता है तो उसके बाद ये रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि वो आराम से फ्री हो जाता है, आराम से निकल जाता है। तो लोगों को लगता है कि कोई जब ये निकल गया तो हम भी निकल जाएंगे। अगर आपने पहले ही बंदे को पकड़ लिया तो और उसको सजा दी तो आगे वाले लोग थोड़ा ना वही क्राइम करेंगे। तो सेल्फ रेगुलेशन मतलब लॉ को स्ट्रॉन्ग करिए, और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन मतलब उसको उसका एक पनिशमेंट दीजिए जिससे कि एक एग्जांपल सेट हो। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ लीगल रेगुलेशन, और सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद ही लोगों में डर आए। समझ आ गए दोनों टर्म्स? ओके, तो आगे चलते हैं। to prevent trading malpractices and achieve a balance between self regulation and statutory regulation, and आगे to develop a code of conduct of and fair practices। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए कि ये इस काम को इस तरीके से करना है बाय इंटरमीडिएट स्टॉक ब्रोकर्स एक्सेट्रा in view of making them more competitive and more professional, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने और ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल बन सके। बच्चों मैं आपको 5-7 मिनट्स दे रहा हूँ, एक बार जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना उसको एक बार रीड करिए। ज्यादा नहीं बचा हमारा टॉपिक, तो आगे बढ़ने से पहले जितना अभी तक हमने रीड किया है एक बार उसको रीड करिए। कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ आता, कोई भी टर्म आपको नहीं समझ आती तो मुझसे पूछिए। रीड किया बच्चों? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लास्ट टॉपिक है इसका सेबी का लास्ट टॉपिक बचा है। उसके बाद एक छोटे सा हमारा एक पैराग्राफ और बचा है, वो 2 चीजें करके चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी। अब बच्चों आप खुद देखिए, कोई हेडिंग नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, मतलब एक एक लाइन ही लिखी है। तो मैं आपको सिर्फ ये लाइन समझा देता हूँ सारी, ठीक है? उसको रीड कराऊंगा और स्लैंग्स दे दूंगा। मैंने स्लैंग्स बना रखे हैं इनके, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इससे, क्योंकि ज्यादा है नहीं, एक एक लाइन ही तो है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो आइए रीड कर पहले समझते हैं। तो बेसिकली जो हमारे होते हैं वो 3 जितने भी फंक्शंस है, जैसे वो ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अब हम अपने फंक्शंस देख रहे हैं कि क्या क्या सेबी के फंक्शंस है। तो जितने भी सेबी के फंक्शंस है उनको पहले तो हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
रेगुलेटरी फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शंस एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी। तो रेगुलेटरी में जैसे हमें पता है कि किसी के ऊपर कंट्रोल रखना, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन, कि जिससे वो गलत काम ना करे और गलत चीजें ना करे। तो एक बात बताओ, अगर हम किसी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हमारे पास उसके वेयर अबाउट्स होने चाहिए कि वो बंदा कैसा है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो सेबी ने मैंडेटरी किया कि सारे स्टॉक ब्रोकर्स को, सारी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। कोई भी स्टॉक ब्रोकर बिना रजिस्टर, मान लीजिए अब डॉक्टर्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, अब डॉक्टर्स के ऊपर अगर मेडिकल काउंसिल कोई कंट्रोल रखना चाहती है कि सारे डॉक्टर्स के ऊपर कंट्रोल रहे, कोई गलत काम ना करे कोई डॉक्टर, तो वो कैसे रख सकती है कि जब सारे डॉक्टर्स उनके पास रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी कर सकती है। और आप देखा अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका एक दिल्ली मेडिकल काउंसिल का नंबर होता है, अगर वो नंबर उसके पर्चे पे नहीं छपा हुआ, अगर दिल्ली मेडिकल काउंसिल का नंबर उसके पर्चे पे नहीं छपा हुआ, इसका मतलब वो एक डॉक्टर नहीं है, वो फ्रॉड है, वो फर्जी है। अब अगर आप फर्जी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो फिर तो वो गलत हो सकता है ना आपके पास। तो ये एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम भी चेक करें कि जिस बंदे के पास हम जा रहे हैं कि आप वो ठीक है कि नहीं। अब जैसे अगर मेरी बात करो तो मैं एज अ सीए हूं, तो मेरा भी एक मेंबरशिप नंबर है, वो आप गूगल पे अगर डालोगे, मेरे सीए की साइट पे जाके अगर आप मेरा नंबर डालोगे 522150, तो मेरा डिटेल आ जाएगी वहां पे। दैट इज अ गारंटी। आप चेक भी कर सकते हो, आपको लगता हो कि सर रिपीट करना नंबर ऐसे लगा देते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो। सीए की साइट पे जाके, आईसीएआई की साइट पे जाके कॉलम होता है मेंबर्स लॉगिन, मेंबर्स चेक, तो वहां पे अगर आप जाके मेरा मेंबरशिप नंबर डालोगे तो मेरा नाम, मेरा सब कुछ आ जाएगा डिटेल। तो दैट इज एन इंडिकेशन टू यू कि हाँ ये बंदा इस इंस्टीट्यूट का मेंबर है। तो सबसे पहले सेबी ने क्या कहा, सेबी ने कहा कि जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है उन सबको हमारे पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद सेबी का उनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, चेक आ जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन। आइए पहले इसको रीड करते रहते साइड में। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। तो जो ऑल इंटरमीडियरीज है वो सबका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। किसी भी ब्रोकर, जैसे मैंने आपको कल नाम बताए थे, कारवी, शेर खान, अगर आप इनकी साइट खोलोगे, शेरखान.com खोलोगे या कारवी.com खोलोगे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और उसी नंबर को अगर आप सेबी के साइट पे जाके चेक करोगे तो आपको वहां पे उनका नाम दिखेगा। अगर नहीं दिखा दैट मींस कि ये फ्रॉड कंपनीज है, और अगर आप इनके पास गए, फ्रॉड ब्रोकर्स है, अगर आप इनके पास गए तो ऑब्वियसली आपको मतलब आपके साथ फ्रॉड ही होएगा। आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। बेटा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मतलब म्यूचुअल फंड्स ही होता है। म्यूचुअल फंड्स भी आजकल एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है कि आप, एक कंपनी बनाई जाती है और लोगों को कहा जाता है कि आप हमें पैसा दो, तो आप लोग उनको पैसा देते हो और फिर वो लोग आप लोगों का पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से आप अपना सारा उनके ऊपर ट्रस्ट करके आप अपना पैसा दे रहे हो, तो आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए सेबी कहती है कि जितने भी म्यूचुअल फंड है मार्केट में वो सब मेरे पास अपना रजिस्ट्रेशन कराए। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है इन्वेस्ट ब्रोकर्स का, म्यूचुअल फंड्स का, तो फिर क्या कर सकती है सेबी, रेगुलेशन, फिर उनके ऊपर रेगुलेशन लग सकती है स्टॉक ब्रोकर्स का, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स से आपको याद करना पड़ेगा। फिर आगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी को कैसे खरीद सकती है, हाउ वन फर्म, वन कंपनी कैन टेक ओवर द अदर कंपनी, उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया। बेटा इसके पीछे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आज से कई साल पहले एक कंपनी होती थी, अब जो कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस, जो अभी रिसेंटली बंद हुई है, उसका नाम पहले डेक कुछ और होता था, मैं वो नाम भूल रहा हूँ। तो उस विजय माल्या, हमें पता है ये बड़ा शातिर आदमी था विजय माल्या, विजय माल्या ने उस कंपनी से, जो किंगफिशर की असली में नाम था पहले, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी, XYZ मान लेते हैं, किंगफिशर का नाम पहले XYZ था। तो विजय माल्या ने XYZ कंपनी को अप्रोच किया, उसके ओनर को, और कहा कि ये बिजनेस मुझे बेच दो, मेरे को एयरलाइंस खरीदनी है तुम्हारे को, मेरे को बेच दो। अब उसने मना किया, उसने कहा जी मैं तो नहीं बेचूंगा आपको, जो सबसे ज्यादा जिसके पास शेयर्स थे उसने कहा जी मैं तो नहीं बेचूंगा, मैं तो नहीं बेचना चाहता तुम्हें। तो मान लीजिए ये वो एयरलाइंस है, XYZ एयरलाइंस, तो इसके जो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर था, जो ओनर ही था एक तरीके से, मान लीजिए उसके पास 45% शेयर है और जो पूरी पब्लिक में 55% शेयर्स है, तो इस बंदे को उसने अप्रोच किया और उसने कहा कि जी मुझे आप अपने शेयर्स बेच दो, ये कंपनी मैं खरीदना चाहता हूँ, विजय माल्या ने। तो इसने मना कर दिया जी मैं आपको अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा। विजय माल्या इतना, आई एम सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, इतना कुत्ता कहूंगा मैं उसको, इतना शातिर आदमी है, उसने अगले दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला कि जिस भी इंसान के पास इस कंपनी के शेयर्स है, जिस भी इंसान के पास इस कंपनी के शेयर्स है जिनका मार्केट में रेट लेटेस्ट अज्यूम 200 चल रहा है,
मार्केट में रेट लेट अस अज्यूम 200 चल रहा है, वो मेरे से 250 रुपए ले जाओ और शेयर मेरे को दे जाओ। अब एक बात बताओ, अगर पब्लिक को ये पता चलेगा, ये सब पब्लिक है, ये सब पब्लिक है, किसी के पास कुछ शेयर्स है, किसी के पास कुछ शेयर्स है, मतलब पूरी पब्लिक में मिला के 55% शेयर्स बटे हुए। अगर किसी को पता चलेगा कि 200 रुपए की चीज 250 में खरीदने को कोई पागल है, तो वो क्या करेंगे, वो तो अपने शेयर बेच देंगे, क्योंकि उनको क्या है, उनके लिए तो वो कंपनी का कुछ ज्यादा नहीं है ना, उनके लिए तो बस एक शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है। तो सबने अपने शेयर्स विजय माल्या को 250 रुपए में बेच दिए। और देखिए अब इसमें, और अगर मैं विजय माल्या की बात करूं और इस बंदे की बात करूं, तो ज्यादा शेयर्स किसके पास आ गए, विजय माल्या के पास आ गए। और वो एक ही दिन में क्या बन गया, इस कंपनी का ओनर बन गया, और जो ओनर था उसको लात मार के बाहर फेंक। तो देखिए ये तरीके से उसने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, लेकिन गलत तरीके से टेक ओवर किया। ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका तो मतलब आपने एक तरीके से बिट्रे कर दिया, एक तरीके से इसके साथ धोखा हो गया कि वो कंपनी का मालिक था और एकदम से उसकी कंपनी उसके हाथ से चली गई। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है तो वो कैसे टेक ओवर करेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर जब सेबी के पास इतनी पावर्स है कि वो किसी को भी बुला के उनकी इंस्पेक्शन, उनका ऑडिट कर सकती है, कॉलिंग फॉर इंस्पेक्शन इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, ऑडिट्स एक्सेट्रा। और सेबी, देखो सेबी इतना सारा काम कर रही है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपने काम को चलाएगी कैसे, फंडिंग कैसे करेगी, तो वो ब्रोकर्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर फीस लगाती रहती है, टाइम टू टाइम फीस लगाती रहती है और अपने काम को चलाती रहती है। तो लेविंग ऑफ फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इसके काम को करने के लिए जो इतने सारे फंक्शंस है उसको मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, मैं तो एक एनजीओ हूं, तो एनजीओ है तो वो छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, चार्जेस लगाती रहती है ब्रोकर्स पे, कंपनीज पे, जिनसे उनको पैसा मिलता है, और जब पैसा मिलता रहता है तो वो अपने काम को करती रहती है। तो ये हो गए हमारे रेगुलेटरी फंक्शन। मैं अभी स्लैंग तीनों का एक साथ दूंगा। पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो बच्चों डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज की ग्रोथ करना। तो सबसे सिंपल है, पहले तो उन्होंने बोला कि सेबी क्या करती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो इंटरमीडिएट्स है उनकी ट्रेनिंग कैंपेन्स चलाती रहती है, जिनसे इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल बनते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट बनते हैं और बेटर सर्विसेज दे पाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को। दूसरा क्या करते हैं सेबी फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉलो करती है और बाहर की कंट्रीज के ऊपर वॉच रखती है और देखती है यूएसए में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही है उन देशों में जो हम अपने देश में भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो हम अपने देश में भी कर सकते हैं जिससे हमारे देश में भी ये मार्केट ग्रो होगी, ये मार्केट बड़ी होगी, तो वो करती है। तो इट मेंटेन्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच और बाहर से नई नई चीजें लाके इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और तीसरी, सेबी बहुत तरीके की स्टडीज, रिसर्चेस, एक मिनट भूमिका, एक सेकेंड, सेबी बहुत सी तरीके के रिसर्चेस कैरी आउट करती रहती है और वो रिसर्चेस पेपर्स वगैरह में प्रिंट करती रहती है, जिससे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स है, कंपनीज है, ब्रोकर्स है, सब लोग उन स्टडीज का, उन रिसर्चेस का फायदा उठा सके। तो सेबी लोगों को एजुकेट करती है जिनसे कि वो बेटर इन्वेस्टर बन सके, बेटर प्लेयर्स बन सके इस मार्केट में। एक मिनट विश्वास, पहले भूमिका आप पूछो। सर मेरी अटेंडेंस हो रही है, मैं 2 मिनट में आएगी। आप आ जाओ, कोई विश्वास आप बोलो। सर आपका मेंबरशिप नंबर क्या था? मेरा मेंबरशिप नंबर चेक करना है, देखो ठीक है बेटा, पहले 522150 और जब इसको डालेगा सीए की साइट पे तो एक देखो मेरा बर्थ डेट भी डालनी पड़ेगी, 26 नवंबर 1987, ये डाल दियो, सब कुछ आ जाएगा, कब क्लियर किया, कितने साल हो गए, सब आ जाएगा। नहीं आए तो बताइए मैं, ठीक है। और अगर आ जाएगा तो क्या देगा, फिर 26 सितंबर को गिफ्ट चाहिए, बर्थडे है मेरा, ठीक है, 26 सितंबर को। रिकॉर्डिंग, हाँ नहीं ठीक है बच्चों, तो आप दोगे ना 26 को, तो गिफ्ट आप दोगे, खुशी से दोगे, मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वैसे यू शुड बी प्राउड कि 150 करोड़ के पॉपुलेशन जो है जिस इंडिया की, उसमें आपके सर इन कुछ लाखों लोगों में आते हैं। देखो अभी तक सीए कितने हैं, कुछ सिर्फ 5 लाख 6 लाख लोग सीए बने हुए हैं, तो आप एक ऐसे बंदे से पढ़ रहे हो, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है देश की। चलिए जोक्स अपार्ट, तो आइए रीड करते हैं डेवलपमेंट फंक्शंस। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, तो उनकी ट्रेनिंग करना। आगे कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, सबके लिए इंफॉर्मेशन पब्लिश करना। एंड तीसरा
अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को रख के डेवलपमेंट करना, बाहर के देश में अगर कुछ हो रहा है और हमारे देश में नहीं हो रहा तो उसको हमारे देश में लाना। तो अब आइए लास्ट फंक्शंस की तरफ चलते हैं, जिनका नाम है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आइए रीड करते हैं। सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या हो गया कि प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई मैल प्रैक्टिसेस कोई हो रही है तो उनको तो सबसे पहले रोकना, लाइक मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कोई गलत स्टेटमेंट देना पब्लिक को, कोई प्राइस रिगिंग करना, तो सबसे पहले तो इन चीजों को रोकना। सेकंड को बच्चे 1 मिनट के लिए छोड़ दो, थर्ड पे आइए, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ऐसे स्टेप्स लेना जिससे कि इन्वेस्टर की जो प्रोटेक्शन हो सके, इन्वेस्टर की जो राइट्स है, जो इंटरेस्ट है वो बच सके। एंड लास्टली प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि अगर गलती की तो ये सजा मिलेगी, ये गलती की तो ये सजा मिलेगी। सेकंड वाला समझने वाला है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है बच्चों, इसको समझना है। इधर देखिएगा, मैं अभी लिखवाऊंगा, इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, पहले आप इसको बोर्ड पे देखिएगा, और अगर आपको लगे कि लिखना आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर लेना साइड पे। इनसाइडर ट्रेडिंग समझते हैं। अच्छा, आपको पता ही है कि इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो कोविड की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। तो अब इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए कोई इंडिया की कोई कंपनी है, इंडिया फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल कंपनी लिख रहा हूं मैं आपको, वो कोविड की वैक्सीन के फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है, ठीक है, और इस कंपनी को पता चलता है, मतलब इस फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है, और कल या मान ली कल ये पब्लिक को अनाउंस करने वाले हैं कि हमने वो वैक्सीन बना ली है और कल ये न्यूज में आएगा और हमारी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, बस लास्ट फाइनल की कुछ फाइनल चल रहा है काम, बस उसके बाद ये पब्लिक को मिल जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है कि जैसे ही न्यूज आएगी तहलका मच जाएगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, और हर इंसान इससे वो खरीदना चाहेगा, हर कंट्री खरीदना चाहेगी। इससे इस कंपनी के प्रॉफिट्स कितने बढ़ जाएंगे, कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा। यस और नो, मानते हो? तो उन कंपनीज के शेयर होल्डर्स का प्राइस, शेयर्स का प्राइस कितना डबल हो जाएगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कल आएगी, परसों आएगी, आज पब्लिक नहीं होगी। अब जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो बड़ी पोस्ट पे है, जिनको पता है कि कल ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली हम ऑफिशियली बोलने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बोला कि आज मेरी कंपनी, जितना भी पैसा पड़ा है घर में, जितना भी सरप्लस पैसा पड़ा है, उनसे हमारी कंपनी की शेयर्स खरीद लो और आज के रेट पे खरीद लो। तो सबने बोला कि क्यों खरीदवा रहे हो, क्यों हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदे? कहते हैं आप खरीद लो, बस आप देखता क्या होने वाला है। तो उन्होंने एक ऐसी इंफॉर्मेशन यूज की जो कि सबके पास अवेलेबल नहीं थी। इन लोगों के पास अवेलेबल थी क्योंकि ये कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, इसलिए इन लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन थी। तो उन्होंने एक ऐसी इंफॉर्मेशन यूज की जो सबके पास नहीं थी, इनके पास थी, क्योंकि ये कंपनी के इनसाइडर थे। सब लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया और इनकी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, बहुत सारे। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद ये पब्लिक करी गई इंफॉर्मेशन कि वी हैव फाइनली मेड दैट वैक्सीन, और हम उसको पब्लिक के लिए निकालने वाले। लोगों में तहलका मच गया और सब लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अब पता है कि ये कंपनी सबसे प्रॉफिटेबल होने वाली है थोड़े टाइम में। सब लोग इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। तो जो इनके रिलेटिव्स ने जो शेयर मान लो 200 का खरीदा था, वो आज की डेट में 2000 का हो गया। तो इनको तो बैठे बैठे 1800 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना। और ये क्यों हो गया? क्योंकि इनको कुछ ऐसे लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी जो लोग उस कंपनी के अंदर काम करते थे, और ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जो पब्लिक के लिए नहीं थी, अभी सबके लिए नहीं थी। ये तो इस तरीके से हो गया कि आपको रेस में भगा रहे हैं और रेस में आपको बोल दिया कि आप जरा 2 मिनट पहले निकल जाओ। ये तो इस तरीके से हो गया, आपको रेस में पहले भगा दिया और सबको बाद में छोड़ रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। ये इंफॉर्मेशन जब सबके लिए आई न्यूज में, तभी उन लोगों को भी पता चलना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत यूज करके क्या किया, गलत यूज करके ऐसे अपनी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया अपने फ्रेंड सर्कल में, और उनसे इनके दोस्तों ने क्या कर लिया, अनड्यू प्रॉफिट्स बना लिए। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर सेबी कैसे वॉच रखती है? तो देखो बच्चों, ये हमारा काम नहीं है कि सेबी कैसे वॉच रखती है, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनके शेयर खरीदने और बेचने का जो पैटर्न होता है
उनके ऊपर सेबी की वॉच होती है। अगर मुकेश अंबानी के कंपनी के शेयर्स एक मतलब अननेचुरल तरीके से बिक रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, और उसी के आसपास कोई बड़ी न्यूज मार्केट में आई है, तो उसके ऊपर वॉच रखी जाएगी कि कनेक्शंस निकाले जाएंगे कि ये बंदा कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं था मुकेश अंबानी की कंपनी के लोगों से। तो ये चीजें सेबी वॉच रखती है भाई, छोटी कंपनियों में नहीं करती, लेकिन बड़ी कंपनियों में सेबी इस तरीके की वॉच को रखती है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट बना लीजिए अगर बनाना चाहते हो। वैसे इसका 1 मार्क का डेफिनेशन मतलब 1 लाइन के डेफिनेशन में आपको लिखवा होगा, अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, थोड़ा बहुत जो भी समझ आया आपको। बेटा भूमिका आप इसी टाइम का ना 5-7 मिनट का देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी डाल दूंगा, आप देख लेना कितने टाइम पे आप रुके हो, इसी टाइम के आसपास की 10 मिनट की देख। तो देखिए पहले तो रीड करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, सॉरी, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, उसके लिए पेनल्टीज को इम्पोज करना। चलिए अब इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन लिखिए, नीचे लिख लीजिए। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस insider trading means using of, बेटा ये ना गलत ट्रेनिंग लिख दिया है, थोड़ा गलत है, ये गलती से ट्रेनिंग लिखा हुआ है, ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग सही कर लो, ट्रेनिंग टाइप हो गया, गलती से ट्रेडिंग होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस यूसेज ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूसेज ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। भूमिका मैंने ना अभी अपनी बर्थ डेट बताई थी, इसी महीने है, ठीक है, 26 तारीख को मेरा बर्थडे आता है, तो मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे वो आप देख लो, मैं मना नहीं करता बच्चों को, बच्चा इतने मन से लाए है ना। तो यूसेज ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द की मैनेजरियल पर्संस, अवेलेबल टू द की मैनेजरियल पर्संस key managerial persons working in the company to make some she has been there for more decades. I'm just asking क्या काम की बात नहीं, काम मेरा भी काम मेरे लिए नहीं रुका उसकी वजह से, I'm just asking कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, काम क्यों नहीं है, तो आपको क्या बुला कोई ऐसा। हाँ क्या लिखा लास्ट में, टू मेक सम अनड्यू प्रॉफिट्स। आइए बच्चों तीनों का स्लैंग लिखते हैं अब। जो सबसे पहले वाले हैं हमारे रेगुलेटरी फंक्शंस, सबका फर्स्ट अल्फाबेट मार्क करिए। पता नहीं आपको, आपने देखा है कि नहीं, वो रोडीज के जो 2 होस्ट होते थे, वो 2 ट्विंस भाई गंजे जो होते थे, रघु राजीव रंस रोडीज कूलली एंड लविंगली, रघु राजीव रंस रोडीज कूलली एंड लविंगली। आगे चलिए प्रोटेक्टिव सॉरी डेवलपमेंट फंक्शंस की करते हैं। इसका है कट, CUT, एंड लास्टली जो लास्ट वाला है प्रोटेक्टिव, उसका है प्रिटी कप, TCUP, प्रिटी कप। ठीक है, तीनों के फर्स्ट अल्फाबेट्स मार्क कर लीजिए।
आइए बच्चों, एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर में से फर्स्ट 5 मिनट्स का। कम टू पेज नंबर 10.8 पे आ जाओ। देखो वैसे तो मैंने आपको कल बोला भी था कि आप वो वीडियो देखिए, बट आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा। कोई नहीं, मैं इसको रीड करवा रहा हूँ। एक्चुअली जितनी भी बुलेट्स है सारे 1 मार्कर्स है, सारे के सारे 1 मार्कर्स है। मैं इसको रीड करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। जब आप वीडियो को देखोगे तो और बेटर समझ आ जाएगा आपको ये टॉपिक भी। तो एक बार वीडियो देखने के बाद भी इनको फिर से एक बार मेरे वीडियो, इस वाली क्लास का वीडियो भी देख लेना, ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है कि आज का जो भी है ऑनलाइन ही आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो। तो टुडे देयर इज एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम एज ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिक। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट को बताने के लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। देखो क्या होता था बच्चों, यहां ध्यान देना। जो स्टॉक एक्सचेंज होती थी, पहले उस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते थे ब्रोकर्स, कंट्रोल भी ब्रोकर्स करते थे और उस पे बिजनेस भी ब्रोकर्स ही करते थे। तो इससे क्या होता था कि ब्रोकर्स, क्योंकि जो एक बात देखिए, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और जो रेफरी है, जो एम्पायर है वो उन्हीं में से कोई हो जो खेल रहा है, वो तो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करेंगे, रूल्स को अपनी टीम के हिसाब से उसको प्रेफरेंस देंगे। तो क्या होता था, जब कंट्रोल एंड बिजनेस करने वाले जो लोग थे, जो उनपे शेयर्स खरीदते थे बेचते थे, और जो कंट्रोल करे उस बिजनेस को, वो लोग एक ही हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती थी, कहीं ना कहीं जो ब्रोकर्स थे वो इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ था, लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होने लग गया था, लोग नहीं चाहते थे इस मार्केट में आना। तो क्या किया गवर्नमेंट ने इसको 2 बॉडीज बना दी। और क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब स्टॉक एक्सचेंज को जो कंट्रोल करने वाले लोग होंगे वो स्टॉक एक्सचेंज पे बिजनेस नहीं करेंगे, और जो बिजनेस करने वाले लोग होंगे वो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो बिजनेस करने वाले लोग होते थे ब्रोकर्स, और कंट्रोल करने वाले लोग अलग होते थे जिनको ओनर्स कहा जाता। ओनर्स ब्रोकर्स नहीं होते थे। अब ओनर अलग है, वो सिर्फ इस पे रेगुलेशन रखता है, वो सिर्फ वॉच रखता है। और जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपके और मेरे जैसे ही लोग हैं जो इस पे नॉर्मल बिजनेस करते हैं। तो ब्रोकर्स के पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी जो कि उनके पास है और किसी के पास नहीं है। तो दे आर लाइक यू एंड मी। तो बिल्कुल एक फेयर ट्रांसपेरेंसी आ गई थी। तो इसे कहा गया था, जब हमने इसको ब्रेक कर दिया था, इसे कहा गया था डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आइए रीड करते हैं इसको। 1 नंबर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। Earlier, the ownership and management of the stock exchange by the brokers often led to conflict of interest between the brokers and their clients. This led to demutualization of stock exchange. Demutualization separates the ownership and control of stock exchange, from the trading rights of the members. This reduces the chances of brokers using the stock exchange for their personal gains. अब ये हो गए 3 हमारे दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। पहली बुलेट 1 मार्क का क्वेश्चन और थर्ड बुलेट 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन, और पहली बुलेट व्हिच इज द करंट ट्रेडिंग सिस्टम। अब फोर्थ पे आइए। फोर्थ और फिफ्थ को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर नोन एज लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो व्हाट आर लिस्टेड सिक्योरिटीज, 1 मार्कर। एंड दूसरा, व्हाट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। Listing of securities means the inclusion of securities in the official list of stock exchange. तो हर स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपनी कंपनी को, एक मिनट बच्चे ने ना, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है कि आपके शेयर्स यहाँ पे खरीदे और बेचे जाएंगे। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, रिलायंस है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसका मतलब उसके शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीद और बेच सकते हैं। मान लो वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो उसके शेयर्स दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में नहीं खरीदे और बेचे जाए। तो आपको अपनी कंपनी को जहां पे आप चाहते हो कि वो उसके बिजनेस हो, आपको वहां पे उसको लिस्ट कराना पड़ता है, और तभी वो उस स्टॉक एक्सचेंज में उसका बिजनेस होता है। हाँ जी नैना पूछो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो जो आपने क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज द करंट सिस्टम ऑफ करंट ट्रेडिंग सिस्टम। व्हाट इज द करंट ट्रेडिंग सिस्टम, तो आंसर है ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। थर्ड बुलेट से है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
फोर्थ से है व्हाट इज लिस्टेड सिक्योरिटीज, एंड फिफ्थ है व्हाट इज लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टेड पहले वाला लिस्टेड और फिर लिस्टिंग। आगे चलते हैं। A stock exchange year is divided into periods called accounts which vary from fortnights and to month. All transactions made during, ठीक है आपको बस समझ पता होना चाहिए, made in one account are to be settled for the payment and purchases by delivery of share certificate. इससे पता होना चाहिए। Last bullet को important mark करिए। What do you understand by the term share certificate? Share certificate is a proof of ownership of securities by an individual. However, this led to, ये definition यही है बस आगे। However, this led to problems of theft, forgery, etc. To eliminate these problems, and ये आपको कल मैंने बताया था, an electronic book entry form of holding and transferring securities has been introduced. This is known as dematerialization of securities. ये हमने कल वाली वीडियो में भी किया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक बार रिकॉल मैं आपको कराता हूँ कि हमने क्या क्या किया, बस 2 मिनट। सबसे पहले हमने किया कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, उसमें हमने, आप एक बार फर्स्ट पेज पे आ जाओ, आप लोग एक बार फर्स्ट पेज पे आ जाओ। उसमें हमने 5 1 मार्कर्स किए थे। सबसे पहले मैंने देखो बहुत ही डिटेल में, मैंने ये सोचा ही नहीं कि एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, हमने बहुत डिटेल में बिल्कुल वैसे किया जैसे लाइव क्लास में होता ये चैप्टर। तो 5 क्वेश्चंस वहां से। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया था फंक्शंस ऑफ स्टॉक फाइनेंशियल मार्केट। फिर हमने मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट्स किए थे, मैंने आपको टेबल बनवाई थी। फिर हमने कैपिटल मार्केट शुरू किया था, कैपिटल और मनी मार्केट के बीच के डिफरेंसेस किए थे। फिर कैपिटल मार्केट में हमने प्राइमरी मार्केट किया और प्राइमरी और प्राइमरी मार्केट किया। फिर सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में डिफरेंसेस किए। फिर द 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ अ न्यू इशू किया। उसके बाद हमने कल डीमैट और डिपॉजिटरी पढ़ा था। उसके बाद एक ट्रेडिंग प्रोसीजर है जो मैंने आपको कहा है वीडियो से देखने के लिए, और उसके बाद हमने सेबी आज पूरा डिटेल में किया। तो ये चैप्टर हमारा पूरा अच्छे से डिटेल में कंप्लीट हो गया। आज ही आप इसके जो वीडियो मिस हुआ है उसको कंप्लीटली आज देख लीजिए। अब मेरा एक दूसरा सवाल, कल आपकी 1 बजे तो क्लास है स्टाफिंग की, जो कल स्टाफिंग हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा जो चैप्टर, जिन बच्चों की बुक सेकंड बुक आ रही है, उनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर तो रजत सर ने करवा दिया होगा। एक क्लास हो गई होगी, एक शायद एक हो गई बच्चे भूमिका। हाँ हो गई और एक आज है। एक आज है, ठीक है। तो आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा आज में हो जाएगा माय गेस, ठीक है। जीडी गोइंका वालों की बैरियर्स की मैंने क्लास बोल दी है, उनको वो ले लेंगे आपकी क्लास, ठीक है ना। अब बचा है हमारा चैप्टर नंबर 9 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हमारे पास 16 तारीख को आपका एग्जाम है, शायद 16 को है ना। तो उससे पहले मैं आपको 70-80% वो चैप्टर खत्म करा दूंगा अगर हम 3-4 दिन लगातार क्लास रख ले, ठीक है। तो अगर हम 3-4 दिन लगातार क्लास रख लेते हैं तो हमारा 60-70% चैप्टर वो भी फिनिश हो जाएगा। तो कल आपकी 1 से 2 तो नॉर्मल क्लास है, तो मैं उसको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। या तो शाम को रख लो 4 बजे, 4 से 5:30, ठीक है। कल तो 4 से 5:30 हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास रख लेंगे, ये तो फिनिश हो गया। सर अकाउंट, सर अकाउंट की क्लास होती है। हाँ जी, सर कल अकाउंट की क्लास होती है। किसकी होती है? अकाउंट्स की। अकाउंट, या तो फिर सुबह रख लो 10:30 से 12 रख लो। सर सुबह सही है। 10:30 से 12 वो रख लो, फिर 1 से 2 आपकी स्टाफिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। तो ठीक है, फिर कल सुबह ही रख लो 10:30 से 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। ऑल ओके, चलिए। अगर कि हाँ नैना बोलो। सर एक बार डीम्यूचुअलाइजेशन फिर से समझा दो। हाँ मैं समझा दूं, अगर किसी को रुकना है तो चलो मैं सबको समझाता हूँ। बच्चों यहाँ देखिएगा, 1 मिनट 2 मिनट ले लो, 2 मिनट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, स्टॉक एक्सचेंज जो मैंने आपको कल समझाया था नैना, अगर आपने कल वीडियो देखा हो, वो एक जगह होती है जहां पे लोग अपने शेयर्स खरीदते भी और बेचते भी, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने वाले, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। ये पहले स्टॉक ब्रोकर्स होते। अब स्टॉक ब्रोकर्स जो थे, और ये लोग स्टॉक ब्रोकर्स के क्लाइंट है, जो यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, ये स्टॉक ब्रोकर्स के क्लाइंट है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब ये ही गेम खिला भी रहे, ठीक है, और खेल भी रहे। तो क्या होता था, ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स को ना, जैसे मान लो इनके पास कोई इंफॉर्मेशन आई किसी कंपनी के बारे में, कंपनीज ने कोई इंफॉर्मेशन दी, तो ये अपनी उस इंफॉर्मेशन को अपने क्लाइंट्स को सेल करते थे, मतलब मिसयूज करते थे कि मैं तुम्हारे को एक प्रॉफिट दिलवा दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन होती थी, कंपनीज इनको इंफॉर्मेशन देती थी, ठीक है ना। तो वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने क्लाइंट से पैसे लेके उनको गलत, मतलब उनको इंफॉर्मेशन देते थे जो इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं। तो इससे धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट कम होने लग गया कि यार ये तो बड़ा मतलब गलत है, ये तो मतलब कुछ भी यहाँ पर तो फेयर नहीं है, या तो सब कुछ ही फ्रॉड चल रहा है, यहाँ पर तो सब कुछ चीटिंग हो रही है, क्योंकि एक शेयर ये खरीदता था इसका प्रॉफिट हो जाता था, ये खरीदता था इसका लॉस हो जाता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके पास एक इन्फॉर्मेशन थी इसके पास नहीं थी। तो इससे लोगों का ट्रस्ट कम होने लग गया।
तो जब सेबी ने जब देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये देखा गया कि जो गेम खेलने वाले लोग हैं, स्टॉक ब्रोकर्स जो है, यही इन्हीं के थ्रू होती थी सारी इन्वेस्टमेंट। जो खेलने वाले लोग हैं वो ही उसके एम्पायर बने हुए हैं। तो ऐसा होता था ना गली क्रिकेट में कि जिसका बैट है उसकी बैटिंग होती थी, तो वही चीज होती थी यहाँ पे कि वो अपने रूल्स को अपने हिसाब से बदलने लग गए, अपने हिसाब से चेंज करने लग गए। तो फिर ये कहा गया कि हम इसको बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं। जो स्टॉक ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स सिर्फ इसमें पब्लिक की तरीके से एक्ट करेंगे और उनके पास भी वही इंफॉर्मेशन होगी जो सबके पास है, उनके पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और जो ओनर्स है, जो कंट्रोल करेंगे, वो जो अलग कंट्रोल एंड ओन करेंगे, वो लोग अलग है, वो इसमें शेयर खरीद नहीं सकते। तो जो अब स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं वो उस पे शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकते, वो अब सिर्फ कंट्रोल करते हैं इसको। और वो जब एक इंफॉर्मेशन को बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं, तभी वो इंफॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचती है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स हो। तो स्टॉक ब्रोकर्स के पास अब कोई भी प्राइमरी एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन पे, उनको भी सारी इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब सबके लिए आती है वो मार्केट में, तो वो उसका उस इंफॉर्मेशन को मिस यूज नहीं कर सकते। तो हमने स्टॉक एक्सचेंज को दो चीजों में डिवाइड कर दिया, एक स्टॉक ब्रोकर्स में डिवाइड कर दिया, एक ओनर्स में डिवाइड कर दिया। जो ओनर्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं और जो स्टॉक ब्रोकर्स है वो इसमें अब शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं। तो बिल्कुल अब इसको सेपरेट कर दिया है। तो अब ये जो ओनर्स है वो स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज को वॉच कर सकते हैं। आई बात समझ में आप? जी सर। ठीक है, तो चलो बच्चों, अगर अब सबको अच्छे से क्लियर हो गया है तो कल मिलते हैं सुबह 10:30 से 12 फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और शाम 1 से 2 फर्स्ट हाफ। ठीक है, ओके चलो, ओके बच्चों, किसी को कुछ पूछना तो रुक जाओ, अदरवाइज आप जा सकते हैं। बाय बाय। लेकिन आज पक्का वीडियो देख लेना, नंदिनी आप भी, नैना आप भी, और वानी आप भी, आर्यन आप भी, सबको वो वीडियो देख मेरे ऐप पे डाल रखा है, आज की क्लास का वीडियो भी डाल दूंगा। ओके बाय बाय। सर मेरे को एक चीज और पूछनी थी। आप पूछो पूछो पूछो। सर जैसे जो सेकंड चैप्टर की आपने वीडियोस भेजी थी और ये जो चैप्टर 10 है, एक ट्रेडिंग प्रोसीजर को छोड़ के चैप्टर 2 और